दोस्तों हमारा 25 फरवरी को कक्षा 12वीं हिंदी का एमपी बोर्ड एग्जाम है। लगातार दोस्तों मैंने आपको तैयारी कराना स्टार्ट कर दिया है, इसलिए हिंदी की टॉपर सीरीज पूरी स्टार्ट हो चुकी है। ओके, तो इसमें मैंने आपको कहा काव्यखंड के महत्वपूर्ण बता दिए है, साथ ही काव्यखंड की वस्तुनिष्ठ बता दी है। पद्य साहित्य का इतिहास जो टॉपिक है, इसके भी मैंने आपको अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर कवर करा दिए हैं। दोस्तों आज इस वीडियो में हम पद्य साहित्य के इतिहास टॉपिक के अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। सिलेक्टेड वस्तुनिष्ठ बताऊंगा भी, और इस टॉपिक में और किस टाइप के वस्तुनिष्ठ कहां से बन सकते हैं, कहां से आपको पढ़ना है, वो भी मैं आपको पूरा बताऊंगा। ओके, मतलब आप जब वीडियो देख लेंगे, जिस टॉपिक की वीडियो बनाऊं उस टॉपिक की वीडियो देख लेते तो उस टॉपिक से संबंधित आपको कोई भी डाउट नहीं रहने वाले हैं। ओके, टॉपर सीरीज को आपको फॉलो करते जाना है, पर डे आपको क्या है रेगुलर वीडियो मिलती जाएंगी। ओके, हर टॉपिक एक मैं आपको कवर करा दूंगा। टॉपर सीरीज फॉलो कर लेते हैं, 80 में 80 स्कोर करेंगे हिंदी के पेपर में। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ओके, तो प्लेलिस्ट बना दी है, तो क्रम से आप वहां से वीडियो देखते जाइएगा। तो समय मायने नहीं रखता पढ़ने के लिए, बस मकसद और मन ही काफी है। बहुत सारे विद्यार्थियों को कमेंट आते हैं, सर मात्र क्या आप 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, क्या इसमें मैं क्या 85% 90% बना सकता हूं? तो आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, आपको तो सब समय नहीं देखना है कि मैंने कितने घंटे पढ़े, बस आपको केवल और केवल अब क्या है पढ़ते रहना है, और दिन और रात आपको क्या है एक कर देना है। इसलिए अब क्या है समय आपके लिए मायने नहीं रखता है, अब आपके लिए रात और दिन सब बराबर हो जाता है। लगातार आपको क्या है मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। ओके, पहला क्वेश्चन है सगुण भक्ति धारा को कितने भागों में बांटा गया है? एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में क्वेश्चन आ चुका है, तो 2 भागों में बांटा गया है। ओके, देखिए अब मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि वस्तुनिष्ठ अभी तक प्रीवियस ईयर में कहा इस टॉपिक से, कौन से टॉपिक से, पद्य साहित्य के इतिहास वाले टॉपिक से कितने कितने आए। अब 2022 में बात करूं तो एक भी क्वेश्चन वहां से नहीं आया। ओके, और 2023 की बात करूं तो 3 से 4 वस्तुनिष्ठ यहाँ से इस टॉपिक से पूछे गए हैं। 2024 की बात करूं बोर्ड एग्जाम के पेपर में तो 2 वस्तुनिष्ठ आए हैं। तो एनालिसिस से आप समझ सकते हैं कि आप मान के चलना है कि आपको इस टॉपिक से 2 से 3 आपको वस्तुनिष्ठ पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों वस्तुनिष्ठ बनते कहाँ हैं कि 2 से 3 वस्तुनिष्ठ आते हैं। ओके, ऐसा नहीं बहुत ज्यादा खतरनाक वस्तुनिष्ठ आ जाए हमसे बने नहीं, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेने का आपू ने ना। देखिए आपको क्या करना है, अगर आपने मैंने आपको जो टॉपिक पढ़ाए हैं, कौन कौन से जो आपको इस टॉपिक पढ़ाया है पद्य साहित्य का इतिहास वाले क्वेश्चन आंसर वाला, क्वेश्चन आंसर की वाली वीडियो देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन आंसर तो आप वहां से तैयार करेंगे ही, तो जब क्वेश्चन आंसर तैयार करें यानी आपने टॉपिक तैयार कर लिए, और टॉपिक तैयार हो जाता तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी, सब वस्तुनिष्ठ आपसे बन जाएंगे। तो मैं आपसे सबसे पहले यही करूंगा, अगर आपने पद्य साहित्य का इतिहास वाली जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर की वीडियो डाली है नहीं देखी, जाकर देखिएगा, वहां से आप क्या क्वेश्चन आंसर तैयार कर लीजिएगा और उन टॉपिक को समझ लीजिएगा, तो फिर वस्तुनिष्ठ आपसे आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने आपको बताया सगुण भक्ति धारा कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में सगुण को भी बांटा गया है, 2 भागों में निगुण को भी बांटा गया है। ओके, सगुण में बात करें तो राम भक्ति शाखा और क्या है कृष्ण भक्ति शाखा। इसी बार से निगुण में बात करते हैं तो ज्ञान मार्गी शाखा और आपके क्या है प्रेम मार्गी शाखा। इसके बाद नेक्स्ट हिंदी पद्य साहित्य में बांटा गया है, तो हिंदी पद्य साहित्य को 204 कालों में बांटा गया है। एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में क्वेश्चन आ चुका है। विराट के प्रति जिज्ञासा की भावना मिलती है, तो विराट के प्रति जिज्ञासा हमारी मिलती है छायावाद में। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है महाप्राण के नाम से प्रख्यात कवि है, तो महाप्राण किसका उपनाम है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को महाप्राण कहा जाता है। नेक्स्ट है वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचना है, तो वीर गाथा काल की जो प्रसिद्ध रचना है पृथ्वीराज रासो। यदि दोस्तों आपसे क्वेश्चन यहाँ होता कि भक्ति काल का, तो भक्ति काल में रामचरितमानस हो सकते हुए, लेकिन वीर गाथा काल में पृथ्वीराज रासो प्रसिद्ध रचना थी। आदि काल के कवि हैं, तो आदि काल के जो कवि हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके दोस्तों चंद्रवरदाई आदि काल के कवि है। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भक्ति काल के लोक नायक कवि हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका तुलसीदास। कंप्लीट हो जाता है। देखिए जितने टाइप के बन सकते हैं तो मैं तो आपको कवर करा ही रहा हूं, लेकिन आप टॉपिक एक बार पढ़ लेते हैं, मतलब पद्य साहित्य का इतिहास वाला क्वेश्चन आंसर वीडियो देखकर क्वेश्चन आंसर जब तैयार करेंगे, जिसमें छायावाद की विशेषता, प्रतिवाद की विशेषता, प्रयोगवाद की विशेषता, नई कविता की विशेषता, साथ ही दोस्तों सगुण निगुण में अंतर। ओके, और इसके बाद रीति काल की विशेषताएं या रीतियां, इसके साथ ही आदिकाल की और आपका भक्ति काल की विशेषताएं, मतलब ये टॉपिक आपके सिलेक्टेड मैंने बता दिए हैं। तो ये सब आपको वहां से क्वेश्चन आंसर जब पढ़ेंगे तैयार हो जाएगा, तो वस्तुनिष्ठ भी आपका हो जाएगा। तो 2 से 3 नंबर का जो आपका एग्जाम में वस्तुनिष्ठ आएगा वो आपसे बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है, तो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है। अब क्यों कहलाता है क्वेश्चन आंसर बताया था, क्योंकि महत्वपूर्ण है। अब हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्ति काल को कहा जाता है, क्यों कहा जाता है क्वेश्चन आंसर बताया था, तैयार करके रखना है। कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, तो क्या है भाषा का डिटेक्टर कहा है। कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है भाषा का डिटेक्टर कहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रीति काल की प्रतिनिधि रचना है, रचना पूछी जा रही है। ओके, तो बिहारी सत्सई हो जाएगा, बिहारी द्वारा लिखी बिहारी सत्सई प्रतिनिधि रचना है। नेक्स्ट रीति काल के कवि हैं, तो भूषण है जो हमारे क्या है रीति काल के कवि हैं। ओके, जब आप हर टॉपिक में मैंने आपको क्या कवि उनकी रचनाएं भी लिखवाई थी, चाहे छायावाद की हो, चाहे प्रतिवाद, प्रयोगवाद, रीतिकाल, सबके मैंने आपको कवि सिलेक्टेड और उनकी रचनाएं भी दी थी, तो वो भी आपको वहां से पढ़ के रखिएगा, तो वस्तुनिष्ठ में भी आपसे फिर बनने लगेगा।
ओके, मैं सीधे आपको मैं राज की बात बताता हूँ कि कहाँ से आपको क्या है वो बन जाएगा। ओके, तो हिंदी कविता का जागरण काल किस युग को कहा जाता है? तो भारतेंदु युग है, भारतेंदु युग को जागरण काल कहा जाता है। ओके, अब दोस्तों हम देखेंगे ऋक स्नान की पूर्ति कीजिए। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि है, एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में क्वेश्चन आ चुका है, तो बिहारी हमारे क्या है रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि हैं। ओके, नेक्स्ट है, और जितने भी टॉपिक दोस्तों वीडियो मिलेगी हर टॉपिक में प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए वो भी मैं कवर कर दूंगा, तो फिर आपको प्रीवियस ईयर पेपर के अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। बाकी दोस्तों में क्या है प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन भी आपको क्या है पूरा पेपर सॉल्व करा रहा हूँ। एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन करा दिया है, एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 के करा दिया है, 24 का करा दूंगा। ओके, तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, तो पेपर का सॉल्यूशन भी आपको पता चल जाएगा कैसे आपको पेपर में किस क्वेश्चन का कैसे आंसर लिखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, ग्रंथ में पारिवारिक मर्यादा का सर्वोत्तम उदाहरण देखने को मिलता है। तो जो हमारी रामचरितमानस है, इस ग्रंथ में हमें पारिवारिक मर्यादा में किस प्रकार से रहना चाहिए, इसका हमें क्या उदाहरण मिलता है। निगुण काव्य धारा के मत के अनुसार ईश्वर क्या निराकार है, यानी निगुण काव्य धारा वाले जो कवि हैं वो कहते हैं कि ईश्वर को मानते हैं, ऐसा नहीं ईश्वर को मानते हैं लेकिन निराकार, उनका कोई आकार नहीं है। जबकि जो सगुण वाली काव्य धारा के वो भी ईश्वर को मानते हैं लेकिन आकार उनका है, आकार के रूप में जैसे हम भगवान राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, तो उनके एक उनकी मूर्ति रूप में उनका एक आकार है। ओके, भगवान राम को हम अगर मैं कुछ सोचूंगा भगवान राम का मन में क्या विचार करिए, ओके, उनकी छवि अपने मन में लाइए तो आप ला सकते हैं इस प्रकार से। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आदि काल में प्रमुख रूप से डेडेस का सजीव वर्णन किया, तो युद्धों का सजीव रूप से वर्णन किया गया है। आदिकाल के जो कवि थे तो वो क्या है राजा महाराजा युद्ध करते रहते थे, तो वो क्या है किनारे बैठ के युद्ध के आराम से देखते रहते तो लिखते रहते थे। इस प्रकार से हम मान के चल सकते थे। तो मतलब ना देखा जो युद्ध के जो वर्णन किया है एकदम सजीव ने किया है। भक्ति काल के प्रेम मार्गी काव्य धारा के डेडेस हैं, तो जायसी देखिए प्रेम मार्गी पर पूछे जाए तो जायसी प्रमुख है। भक्त तो देखिए समझिए यहाँ से भक्ति काल है, भक्ति काल को दो खंडों में बांटा गया है, सगुण और निगुण। हम सगुण में जाते हैं जब, तो सगुण में भी दो पार्ट हैं, एक आपका कृष्ण मार्गी, एक राम मार्गी। जो राम के मार्गी का काव्य धारा के प्रमुख कवि तुलसीदास जी, कृष्ण मार्गी के हैं सूरदास जी। अगर हम निगुण में जाते हैं तो निगुण में भी दो पार्ट हैं आपके, कौन कौन से, एक आपका प्रेम मार्गी, ज्ञान मार्गी। प्रेम मार्गी के हैं आपके जायसी, ज्ञान मार्गी के हैं आपके कबीर। ओके, तो याद रखना है इस प्रकार से। भक्ति काल के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम है तो रामचरितमानस है, भक्ति काल का प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस। और एकदम फैक्ट सभी याद रखते जाइएगा, यही क्वेश्चन में आपको रिकेश ने बताया, हो सकता है आप पेपर में एक वाक्य में आ जाए, तो याद भी थोड़ा करते जाना है। रीतिकाल में बीरस की कवि हुए, तो रीति जो भूषण है और रीतिकाल में बीरस के प्रमुख कवि थे। ओके, नागार्जुन डेडेस के कवि है, तो प्रतिवाद के कवि हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे सत्य शोषकों के प्रति घृणा और शोषकों के प्रति करुणा प्रतिवाद है, तो बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में क्वेश्चन आ चुका है। जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि हैं, बिल्कुल सत्य है। महादेव वर्मा भी हैं, वो भी आपकी छायावादी कवि हैं। जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी वाला, ये सब आपकी छायावादी कवि हैं। तो कभी जरूर आपको याद करना है। बाकी मैंने क्वेश्चन आंसर में क्या कर रहा हूँ, आप क्वेश्चन आंसर वाली टॉपिक वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ आपसे जब टॉपिक पढ़ लेंगे तो आपको काफी चीजें आसान हो जाएंगी। प्रयोगवादी कवियों ने प्रकृति का मानवीकरण किया, तो ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि प्रकृति का मानवीकरण किसने किया, हमने ये विशेषताएं पढ़ी थी छायावाद की विशेषता में। किसे पढ़ी थी, छायावाद के युग की विशेषता में, कि छायावादी जो कवि हैं उन्होंने क्या है प्रकृति का मानवीकरण किया है। अब यहाँ क्या लिखा, प्रयोगवादी कवियों ने किया, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा छायावादी कवियों ने प्रकृति का मानवीकरण किया, तो फिर दोस्तों हमारे क्या सत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट कबीर ने काव्य में रूढ़ियों का खुलकर विरोध किया है, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। जो रूढ़िवादी होती है उन्होंने क्या खुलकर एकदम इनका विरोध करते हैं कबीर। ओके, जायसी ने ब्रज भाषा में काव्य की रचना की है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। तुलसीदास राम भक्ति शाखा के श्रेष्ठ कवि हैं, बिल्कुल सत्य हैं। तुलसीदास जी राम भक्ति के और सूरदास जी कृष्ण भक्ति के। इसके बाद नेक्स्ट हमारा ज्ञान मार्गी के कबीर, और इसके बाद हमारा प्रेम मार्गी के जायसी। बार बार बता रहा हूं ताकि आपके माइंड में याद हो जाए। रीति काल में मात्र रीतिबद्ध रचनाएं की गई, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। इसके अलावा भी और रचनाएं भी थी। ओके, सूरदास की श्रेष्ठ रचना का नाम सुरसागर है, तो बिल्कुल सत्य है। सूरदास की जो सबसे श्रेष्ठ रचना है सुरसागर, बिल्कुल सत्य हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से मैं बताना चाहूंगा, कम समय रह गया है। प्रॉपर अगर हिंदी सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं, 80 में 80 स्कोर करना चाहते हैं, ओके, और पीडीएफ मटेरियल जितना भी आपका पूरा है सिलेबस उसका पूरा पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो, तो आप क्या है क्लास 12 हिंदी के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, कोर्स में दोस्तों की फीस की बात करें तो 249 रुपए का पूरा कोर्स था, 50 कर दिया, बिल्कुल कम समय रह गया इसलिए। ओके, तो अब पूरा कोर्स आपको 199 रुपए में दिया जा रहा है। 90 39 53 40 79 इस दिए व्हाट्सएप में मैसेज करके कोर्स के बारे में जानकारी लेकर आपको कोर्स प्राप्त कर लीजिए। पीडीएफ मटेरियल रहेगा, जितनी बार चाहे उतनी बार आपके रिवीजन कर सकते हैं अपने हिसाब से, फिर आप पढ़ पाएंगे। लौकिक साहित्य आदिकाल की विशेष उपलब्धि है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। भूषण रीतिकाल के कवि है, तो बिल्कुल सत्य है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग रीतिकाल को कहा जाता है, तो आपका असत्य हो जाएगा कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्ति काल को कहा जाता है। तो हमारे सत्य हो जाए। सही जोड़ी की प्रैक्टिस कर लेते हैं, ये आपके इस प्रकार से दी है। चलिए देखिएगा क्रम से हम देखते हैं। तो पहला हमारा जैसे है हिंदी कविता का जागरण काल,
तो हिंदी कविता का जागरण काल किसे कहा जाता है? तो आपका भारतेंदु युग को कहा जाता है। तो हमारा हिंदी कविता का जागरण काल कौन सा है? हमारा भारतेंदु युग को जागरण काल बिल्कुल कहा जाता है। भक्ति काल के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि, तो जो भक्ति काल में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुए वो कौन हुए? तुलसीदास जी। ओके, पूरा एक बार आपको क्या है माइंड में बिल्कुल सेट करके रखना है, बिल्कुल सेट करके रखना है। फिर क्वेश्चन आपसे किसी प्रकार से पूछे, एक वाक्य में आ सकता है, सत्ता सत में, सही जोड़ी में, किसी टाइप से फिर आपको आ सकता है। ओके, पूरा फैक्ट सा याद रखना है। ज्ञान मार्गी शाखा, तो मैंने आपको क्या बताया, ज्ञान मार्गी शाखा की अगर बात आती है तो सबसे जो प्रतिनिधि कवि हैं वो हमारे हो जाएंगे कबीर, और अगर प्रेम मार्गी होता तो जायसी, इस प्रकार से। अब कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि बता ही चुका हूं। कृष्ण भक्ति की बात करें तो सूरदास जी, क्योंकि सूरदास जी ने कृष्ण का पूरा एकदम लिखा हुआ है। ओके, तुलसीदास जी ने राम जी के बारे में पूरा लिखा हुआ है, तो ये आपका चौथा हो जाएगा। इसके बाद है श्रृंगार काल, तो रीति काल होगा श्रृंगार काल। तो पेपर में इस बार से क्वेश्चन आ सकता है कि रीति काल का दूसरा नाम है, तो रीति काल को क्या है? श्रृंगार काल कहा जाता है। ओके, और किसने कहा? मिश्र बंधुओं ने कहा है श्रृंगार काल। अब क्यों कहा है तो वो मैंने आपको क्वेश्चन आंसर में समझा भी था। ओके, तो इसके बाद है द्विवेदी युग के प्रवर्तक। द्विवेदी युग के प्रवर्तक है महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो ये हो जाएगा छठवां। फिर नेक्स्ट है सूरदास। तो सूरदास क्या भक्ति काल के कवि हैं, तो ये आपका हो जाएगा सातवां। प्रतिवाद, प्रतिवाद जो हुआ 1936 में स्टार्टिंग मानी जाती है प्रतिवाद की। ओके, तो हो जाएगा आठवां। तो कंप्लीट हो जाता है, और ये प्रतिवाद वाला आपका क्या है एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में आ चुका है। क्लियर है, आगे देख लेते हैं। कोई भी दोस्तों डाउट रहता है तो आप क्या तुरंत ही क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। फिर हमारा नेक्स्ट सही जोड़ी की प्रैक्टिस करते हैं। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, तो कैसे कहा जाता है? भक्ति काल को कहा जाता है भक्ति काल। छायावाद के प्रवर्तक कवि हैं, तो छायावाद के जो हमारे प्रवर्तक कवि हैं कौन है? जयशंकर प्रसाद। ओके, मतलब मैं जो कंटेंट आपको दूंगा ऐसा कंटेंट दूंगा कि इसके जो हर टॉपिक के बाद फिर आपको और कोई कंटेंट नहीं देखना पड़ेगा, पूरा मतलब उस टॉपिक ही पूरा आपका तैयार हो जाएगा। तो जितना मैं आपको तैयार करता ना बस तैयार करते जाइएगा, पर्याप्त रहेगा। ओके, जब पूरा आपकी तैयारी हो जाए और भी लगे मुझे पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जितना बताऊं उतना तैयार कर लीजिएगा। 80 में 80 स्कोर करने की आपकी क्षमता हो जाएगी। महादेव वर्मा, तो महादेव वर्मा आपकी छायावाद की, ओके, छायावाद की कवि है। प्रगतिवाद, तो प्रगतिवाद दोस्तों आपका क्या होना चाहिए? तो ये हमारा प्रतिवाद है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका रामधारी सिंह दिनकर, प्रतिवादी कवि है, चौथा हो जाएगा। रीतिकाल की मुख्य भाषा, तो वो थी आपकी दोस्तों ब्रज भाषा, तो ये आपकी रीतिकाल की मुख्य भाषा ब्रज भाषा। राम भक्ति शाखा, तो हो जाएगा तुलसीदास। कंप्लीट हो जाता है, आगे देख लेते हैं। कमायनी किस युग की रचना है? तो जो आधुनिक और छायावादी युग की रचना है, मतलब ये छायावाद की। अब सीधा है कमायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। ओके, जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि है? तो छायावादी कवि। तो इस प्रकार से आप सोचिए, ऐसा आपको समझ में नहीं आएगा किस युग की रचना है, तो आप ये दिमाग लगाइए कमायनी है, कमायनी किसी रचना जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद किस युग के हैं? छायावादी युग की है, तो फिक्स है वो की छायावादी युगीन होगी। इस टाइप से आप दिमाग लगा सकोगे। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो भक्ति काल को कहा जाता है। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवियों के नाम ये आपके दिए हैं। ओके, मैन तो आपके गोस्वामी तुलसीदास जी, और भी हैं, ऐसा नहीं कि गोस्वामी तुलसीदास राम जी की पूजा करते थे, और भी उस समय राम को मानने वाले थे, भगवान राम को मानने वाले थे, तो वो सब उसके कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास, अग्रदास, नाभादास, सेनापति, दयाराम, आपका सुदन, केशवदास, 2-3 नाम को नाम पढ़ के रखना है। हिंदी कविता में नवीन युग के सूत्रपात का श्रेय किस युग को जाता है? तो नवीन युग के सूत्रपात छायावाद से माना जाता है। जगने के द्वारा रचित है, तो कृति का नाम क्या है? परमाल लासो। पद्मावत किसकी रचना है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की है। रीतिकाल कविता में भावपक्ष प्रबल है, कलापक्ष, तो रीतिपाल में दोस्तों कलापक्ष की प्रधानता रहती है। बिहारी सत्सई किस काल की रचना है? तो रीतिकाल की रचना है। नेक्स्ट है रीतिकाल को अन्य नाम से जाना जाता है, तो मैंने आपको बताया रीतिकाल को श्रृंगार काल भी कहा जाता है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की? तो अवधी भाषा में की थी। कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको पद्य साहित्य के इतिहास वाले टॉपिक से जितने टाइप के बन सकते थे सब प्रकार के मैंने आपको कवर करा दिया है। ओके, बाकी आप एक बार क्वेश्चन आंसर जरूर वीडियो देख लीजिएगा, टॉपिक को समझ लीजिएगा। टॉपिक को समझ लेते हैं, क्वेश्चन आंसर ही बन जाएगा, वस्तुनिष्ठ बन जाएगा, और फिर दोस्तों आपकी मजे ही मजे। दोस्तों आशा है कि आपको क्या है समझ में आ गया। कोई भी दोस्तों डाउट आता है कमेंट से जरूर पूछ लीजिएगा। तो वीडियो पसंद आए लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।